So welcome everyone to the class of transport physiology, transport system, passive transport, active transport, simple diffusion. ये सब पढ़ेंगे आज अपन फैसिलिटेटेड चैनल, कैरियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंट्रीफ्यूगेशन भी टेक्निक भी पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं एकदम मस्त कलरफुल डायग्राम्स के साथ में। एंड ऑल्सो दिस शीट, ये पूरी की पूरी जो हम कवर करने वाले हैं इसका लास्ट में यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि आपको हमेशा अपने पास में रखो व्हाइल यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस एक टॉपिक रह गया था एंड दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली क्या सीन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में कि कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक टी शर्ट ऑफ द सेल, जिसको सेल ने पहन लिया, ठीक है, तो बॉडी पहचान जाएगी अच्छा ये वाला सेल है। जस्ट लाइक योर मम्मी जो कि आपको पहचान जाती है जब आप पूरी स्कूल के यूनिफॉर्म वाले बच्चों में एक बर्थडे वाली ड्रेस आप पहन के उधर घूम रहे होते हैं ना जिस दिन, तो योर मदर इज़ लाइक ये रहा मेरा बच्चा। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी उस ब्यूटीफुल ड्रेस का काम ही कर रहे हैं फॉर द सेल। सो बेसिकली इसीलिए क्योंकि ये बाहर के लिए होते हैं इसलिए दे आर ओनली प्रेजेंट इन दी आउटसाइड सर्फेस। ठीक है, और दे कैन बी प्रेजेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन के साथ हो सकते हैं, ग्लाइको मतलब शुगर, और लिपिड के साथ में भी हो सकते हैं। तो शुगर भी के साथ में प्रोटीन के साथ में भी हो सकते हैं और लिपिड के साथ में भी ये हो सकते हैं। इनका काम होता है ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन। बेसिकली क्या है कि आरबीसीज़ के ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो क्योंकि वो वहाँ पर कोवलेंटली अटैच्ड हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ में, तो इसलिए वहाँ पर ये आरबीसी के ऊपर जो हमारी ब्लड ग्रुप्स है उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि सेल सेल एडिशन में काम करते हैं, रिकग्निशन में काम करते हैं, ऑल्सो एबीओ ब्लड ग्रुप में। तो अभी होता कैसे है, लेट्स लुक क्विकली अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें एक एच एंटीजन होता है, उसमें बेसिकली लिपिड की एक चेन होती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोसामीन, एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बहुत सी लंबी सी चेन होती है। बेसिकली जो लिपिड की चेन होती है ना, अगर ये किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं हुई तो आप समझ लो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बट दैट्स डिफरेंट केस, वो अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले बिकॉज दैट डज नॉट कम्स इन CSIR। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो एच एंटीजन होता है, वो बेसिकली एक लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओ मतलब यू नो प्योरेस्ट फॉर्म, कोई फैशन वाला कुछ कैप वैप नहीं पहन रखा है उसने। फिर है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप पे होता है गैलनैक, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इस पर प्रेजेंट होता है। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि इसके ऊपर होता है ए एसिटाइल, और ए ब्लड ग्रुप के ऊपर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रखा है, तो लेट मी टेल यू। फिर है बी ब्लड ग्रुप, तो उस पर क्या है, एच एंटीजन तो है, सबके पास एच एंटीजन है, लेकिन उसके पास में गैलेक्टोज भी है, और ए भी तो बिल्कुल सब कुछ लेके बैठा है, गैलनैक भी लेके बैठा है और गैलेक्टोज भी लेके बैठा है, ठीक है। और बॉम्बे के पास तो आई जस्ट टोल्ड यू कि डज नॉट हैव एनीथिंग। तो दिस इज व्हाट द डायग्राम इज ऑल्सो शोइंग। यू कैन सी कि यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप के पास में सिर्फ एच एंटीजन है, ए के पास में एच एंटीजन भी है और गैलनैक भी है। बी ब्लड ग्रुप के पास में एच एंटीजन भी है और साथ ही साथ इसके पास में क्या है, गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है। बी ब्लड ग्रुप का ये हो गया, और ए बी के पास में क्या है, गैलेक्टोज भी है और गैलनैक भी है, और बॉम्बे का तो तुम पूछे मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी सेल को हम उसका तोड़ के पहले तो उसका अल्ट्रासोनिफिकेशन करते हैं, उसको एकदम होमोजिनेट करते हैं। होमोजिनेट मतलब उसको पूरा जो हमाम दस्ता समझते हो तुम तुम्हारे किचन में है उसमें बैठ के कूटते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग रियली साइंटिफिक राइट नाउ गाइज, बट तो उसको बैठ के कूटते हैं, उसका बिल्कुल अच्छे से होमोजिनेट बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में मतलब बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू उसको ऑस्मोटिक शॉक वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि हमारे को एक होमोजिनेट मिल जाएगा, ठीक है, हैवी सा होमोजिनेट। अब उससे हमें चीज़ें सेपरेट करनी है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, सबसे पहले देखो होमोजिनेट है हमारे पास में, उसको 1000 G के ऊपर हमने उसको 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूगेशन करा, तो सबसे हैवी चीज़ सबसे पहले निकलेगी, न्यूक्लियर पैलेट निकलेगा, ठीक है। कोई भी ये जो होगा ना इसमें जो हैवी चीज़ें पहले निकल जाएगी, जो लाइट होता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, उसको ही हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम डालेंगे उसको 15000 G के ऊपर 20 मिनट्स के लिए निकालेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा कम हैवी एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियर पैलेट निकल के आएंगे। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम ये थोड़े से बड़े हैं। फिर और थोड़ी स्पीड आप लगाओगे उसके अंदर, ठीक है, 1,00,000 G तक लगाओगे तो माइक्रोजोम्स आएंगे। माइक्रोजोम्स क्या होते हैं, वो वेसिकल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूट जाता है ना, जब हम होमोजिनेट बना रहे होते हैं तो वो सेल्फ हील बन करके अपना वेसिकल्स बना लेते हैं, तो वही होते हैं माइक्रोजोम। फिर कुछ पॉलीजोम्स होते हैं। पॉलीजोम क्या होता है, जो हमारा mRNA होता है उसके ऊपर माइक्रोजोम भी अटैच होते हैं, तो उस पर्टिकुलर mRNA को कहते हैं माइक्रोजोम, पॉलीजोम्स, ठीक है। उसके बाद में है अपन और उसको और स्पीड में लेके जाएंगे, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे आप इसको सही कई बुक्स में द अमाउंट इज़ 3 लाख, सो यू कैन रेफर द बुक्स, बट वट एवर इट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि और लाइटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स, छोटे छोटे जो स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ओवरव्यू। वी आर स्टार्टिंग फाइनली विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि मेन टारगेट है हमारा आज का। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या सीन होता है, दैट एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव यानी कि जो पैसिवली चलता जा रहा है, कोई एकदम झंझट नहीं, एकदम पैसिवली शांति से, जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं ना, सब कुछ बस होता चला जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ जहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, ठीक है।
बिल्कुल भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्टिवली, जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ, एक्टिवली मैं मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग बस बैठे हो, पड़े हो एक जगह, बस सुन रहे हो तो दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विल गो डीप इन दैट, डोंट वरी अबाउट इट। फैसिलिटेटेड के दो और पार्ट्स होते हैं, एक होता है चैनल, एक होता है कैरियर। इसको ध्यान से समझना, चैनल एक टनल जैसा होता है और कैरियर ऑटो जैसा होता है, तो इसको भी विल गेट डीप इनटू इट। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी डायरेक्ट यूज़ होती है, इसमें इनडायरेक्ट यूज़ होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, PVF और ABC, ठीक है, और इसमें एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब लेट्स डाइव डीप इनटू देम, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, ये सभी को पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था कि कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो बेसिकली इट्स लाइक अ डाउन हिल प्रोसेस। आप नीचे, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको धक्का दिया और आप ऐसे रोली पोली करके नीचे आ रहे हो, तो कोई मेहनत लग रही है? बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन सिंपल डिफ्यूजन, कोई मेहनत नहीं लग रही है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें डाउन हिल मूव करती है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि जो पार्टी होती है, पार्टी के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं चुपचाप मतलब पीछे से भाग जाते हैं, ठीक है, दे डोंट नीड अ स्पेशल पास और एंट्री ऐसा कुछ। तो वही छोटे बच्चे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेज, ठीक है, ऑल दोज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन पोलर आर ईजिली गोइंग टू एंटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा ना, जैसे कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इसलिए हाई से लो फटाफट से चीज़ें मूव करने लगेंगी, क्योंकि धक्का मुक्की थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस साइड, तो हर चीज़ फटाफट से मूव करेगी, सिंपली नो इशूज़, ठीक है। वही ये ग्राफ भी शो कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे अगर इस तरह से होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इट विल कीप मूविंग। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर अगेन एटीपी रिक्वायर्ड है ही नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड है ही नहीं, भले ही सिंपल ले लो, भले ही फैसिलिटेटेड ले लो, ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, गाइज रिमेंबर, यहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चे आ गए हैं, ठीक है, वो छोटे मोटे चिटकू पिटकू जो हमारी गैसेज और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है वो नहीं, यहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चे आएंगे, जैसे वाटर, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लेकिन अगेन एक तो मैंडेटरी चीज़ है कि एटीपी तो ना हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो है चैनल और दूसरा है कैरियर। इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, द चैनल एक्ट्स लाइक अ टनल के अंदर जैसे आपको फेंकेंगे तो आप सीधे नीचे जाओगे, ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग, सो इट्स जस्ट लाइक सीधे से टनल होते हैं, सीधे से मॉलिक्यूल जाता है और नो इश्यूज़, लाइक सीधे से चला जाता है। कैरियर के अंदर क्या होता है कि कैरियर इज़ लाइक द ऑटो ड्राइवर, कि आपने ऑटो बुक कराई, ठीक है, ऑटो वाला आया, आप उसमें बैठे, ऑटो वाले ने यू टर्न लिया, फिर वो वापस पीछे की तरफ गया जहाँ पे उसका घर नहीं, वहाँ पे गया, वहाँ आपको छोड़ा, फिर वापस उसने यू टर्न मारा, वापस वहाँ पे आया जहाँ पे उसको दूसरी सवारी मिली, तो दैट इज़ व्हाट कैरियर ट्रांसपोर्ट इज डूइंग। ये अपना कन्फर्मेशनल चेंज करता रहता है, जस्ट चेंजेस शेप। एंड द एग्जांपल ऑफ चैनल कैरियर ट्रांसपोर्ट इज़ ग्लूट क्या है, इट इज़ अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी लॉयल टूवर्ड्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ही लेके जाएगा और किसी को लेकर के ही नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर इन द ग्राफ। सावधान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो कैरियर्स हैं वो जल्दी उनका सैचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो 6 ही ऑटो ड्राइवर्स हैं और तुम लोग इतनी सवारी वहाँ पर बैठे हो कि लेके जाओ, तो बेचारा ऑटो ड्राइवर भी जल्दी ही सैचुरेट हो जाएगा। वहीं जो चैनल है, इट्स लाइक अ टनल, सबको एक साथ धड़ करके लाइन से डाल देंगे चैनल के अंदर और सारे के सारे घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वहीं चीज़ है, आपको याद भी करना आसान हो जाएगा, कार से कैरियर है ना, तो उसकी स्पेलिंग में ही कार आ रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि कार में बैठ के आप जा रहे हो, इट्स लाइक वेरी इजी टू रिमेंबर। उसके बाद में है ग्लूट ट्रांसपोर्टर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ कैरियर एंड इट इज़ वेरी लॉयल। बेसिकली ये सिर्फ ग्लूकोज को ही लेकर के जाने वाला है, इट्स हाईली स्पेसिफिक। और यू कैन सी ग्लूट 1 ग्लूट 3 ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इस आयन चैनल्स, ये 3 ग्राफ्स, ठीक है, ये पैसिव डिफ्यूजन का होगा क्योंकि सबसे पहले सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि सारा एकदम भीड़ भड़क्का वाला सिचुएशन हो रहा है। ये है ग्लूट 2 का और ये है ग्लूट 1 का, तो ग्लूट 1 सबसे लास्ट में सैचुरेट होगा। एक और चीज़ ये है कि ग्लूकोज जो है इट्स जस्ट अ पोलर मॉलिक्यूल, कोई चार्ज वगैरह होता नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अब कैसे पता चला, कैसे नहीं पता चला, सिंपल बात है, यहाँ पे अगर मैंने लिख रखा है ग्लूकोज लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूँ क्या, माइनस लिखती हूँ क्या? नहीं लिखती हूँ भाई, तो चार्ज नहीं है इसलिए नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर यानी कि वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसको अनचार्ज कहेंगे, तो इसका मूवमेंट ठीक ठाक आसानी से हो जाएगा। लेकिन वहीं मैं अगर आपको कहूँ कि यार मेरे पास में ना ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको हम पोटेशियम कहते हैं, इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, और वो कैसे आने वाली है मैं बता देती हूँ कि सेल के अंदर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ कम होती है, तो ज़्यादा से कम इसको मूव कर जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, है ना, आसान है, इट्स वेरी इजी भाई। हर चीज़ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन के अंदर ही मूव करती है, तो इट शुड ऑल्सो मूव। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है सेल को कि बाहर क्या चार्ज है।
तो बाहर हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि बाहर एक और एजेंट है जिसे हम कहते हैं सोडियम। सोडियम की क्वांटिटी बाहर बहुत ज़्यादा हाई होती है, बाहर बहुत ज़्यादा नमकीन माहौल है गाइस तो इसलिए जो पोटेशियम है उसको बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चार्ज क्या है बाहर सेल के वो देखना पड़ता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस देखना पड़ता है। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, पोटेशियम या फिर कोई और चार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल से बाहर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट इज़ व्हाट बेसिकली आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया अभी तक कि यार फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो कैरियर और चैनल है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। कैरियर में ग्लूकोज को ही लेके जाएगा तो ग्लूकोज को ही लेके जाएगा, ना 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 पोटेशियम सोडियम है मैं बात ही नहीं करने वाला। और चैनल के अंदर अगर पोटेशियम का चैनल है, सोडियम का चैनल है, तो ना 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 ग्लूकोज भैया हम तो तुमको नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ हाईली स्पेसिफिक है। अगर पोटेशियम का है तो पोटेशियम को ही लेके जाएगा, सोडियम का है तो फिर नहीं सोडियम को ही लेके जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। फिर उसके बाद में आते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स को हम कहते हैं गेट कीपर्स। अब इसमें आते हैं लीकी चैनल्स। ये चैनल्स हैं गाइस, चैनल्स के एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो इसको कैरियर से प्लीज़ डोंट तो चैनल्स क्या होते हैं, सीधी सी बात है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होते हैं। तो चैनल के अंदर जो लीकी चैनल होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, बढ़िया खुला है, आने का जाने का नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है वो है गेटेड चैनल। इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए, और ट्रिगर क्या हो सकते हैं, तो गेटेड चैनल के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ लिगेंड गेटेड। यहाँ पे लिगेंड एसिटाइल कोलिन का काम कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, और लिगेंड इज़ केमिकल सिग्नल, जैसे ही वो मिलेगा वैसे ही गेट्स ओपन हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गेट है यहाँ पे चैनल का, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आएगा तब भी गेट ये खुलेगा, अदरवाइज़ ये हमेशा बंद रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ मैकेनोगेटेड चैनल्स। मैकेनोगेटेड चैनल कैसे हैं, जैसे कि आपको कोई फोर्स देना पड़ रहा है बाहर से, जैसे स्टीनोसीलिया के अंदर आपका जो ईयर्स होता है उसके अंदर हेयर होता है, तो स्टीनोसीलिया बेसिकली कोई भी फोर्स हुआ तो उससे ये गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। कैसा कान बनाया है भैया मैंने, वाओ ब्यूटीफुल ईयर नेक्स्ट इज़ वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स के अंदर कोई करंट मार देंगे वरना खोल दो चुपचाप। ठीक है, तो दे नीड अ वोल्टेज डिफरेंस एनी टाइम। नेक्स्ट इज एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस तुमने नाम सुना है, वाटर हाईवे एक्सप्रेस। तुम लोग नॉर्मल नेशनल हाईवे 10, 4, 5, 6 इन पे गए होंगे, लेकिन वाटर हाईवे एक्सप्रेस पे नहीं गए होंगे। तो लेट अस फर्स्ट गो ऑन वाटर हाईवे एक्सप्रेस विच इज़ कॉल्ड एक्वापोरेंस। ये स्पेशल चैनल्स होते हैं जो कि वाटर को ही लेके जाते हैं। सिर्फ वाटर को लेके जाते हैं? ना ना ना, ये उतने अच्छे और लॉयल नहीं है। इनका क्या है कि ये सबको ही लेके चले जाते हैं, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एनो, पोटेशियम, क्लोराइड, फिर से वाटर, हाँ, तो मतलब ये सब कुछ लेके जाते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट सिर्फ एक वाटर के साथ में पार्शियल नहीं है, ये एकदम सबको लेके जाते हैं। ठीक है, सबको साथ में लेके जाते हैं, फैमिली मेम्बर है ये नेक्स्ट इज इसके अंदर 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट होता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये 6 बार मूव करता है, 1 2 3 4 5 6, या एग्जैक्टली हेलिकल मूवमेंट इसमें होता है। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक मोटिव होता है NPA। NPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि एक्वापोरेंस में कौन सा होता है मोटिव, तो दैट इज़ एस्पारेजिन, प्रोलीन एंड एलेनिन का। ये मोटिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। इनको रेगुलेट कैसे करते हैं एक्वापोरेंस को, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल में ज़्यादा है, pH, कैल्शियम का कंसनट्रेशन, या फिर एक्वापोरेंट खुद ही फॉस्फोराइलेट हो गया है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये तो नहीं है, बट आई कैन गिव यू अ बेटर ट्रिक। आपने CPR दिया है किसी को, CPR मतलब नाम तो सुना ही होगा, तो CPR जो टेक्निक होती है उससे आप याद रख सकते हो, C से कैल्शियम, P से फॉस्फोराइलेशन, P से pH एंड R से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। नेक्स्ट इज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर्ड टू सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर बहुत ज़्यादा केओस होती है, सारे मॉलिक्यूल्स कोई इधर कोई उधर, एकदम बदमाश बच्चों के जैसे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एकदम ऑर्डरली आप आइए, फिर उसके बाद में आप आइए, तो इट्स लाइक लाइन्ड नाइस मूवमेंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि सिंपल डिफ्यूजन का कुछ इस तरह से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कुछ इस तरह से बनेगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग।
तो यू कैन ईजिली सी हियर, ये वाला फैसिलिटेटेड का है और ये वाला है सिंपल डिफ्यूजन का। वर्क पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा, लेकिन सैचुरेशन भी पहले फैसिलिटेटेड का ही आएगा। सिंपल डिफ्यूजन लेट वर्क करेगा, लेकिन चलता रहेगा, जल्दी से सैचुरेट नहीं होने वाला। तो दिस इज़ व्हाट मेंशंस हियर। ओके, नेक्स्ट स्मगलर्स के बारे में। तो स्मगलर्स कौन है? आयनोफोर्स हैं। तो कोई भी अगर बैक्टीरिया आपके पास में है, और बैक्टीरिया बेसिकली इनके अंदर ना आयनोफोर्स होते हैं, ठीक है। तो आयनोफोर्स का क्या काम होता है कि कोई भी आयन को चुपके से अंदर लेकर के चले जाना। तो कोई अगर आपके पास में मीडिया है, ठीक है, मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया बैठा है, बैक्टीरिया का क्या काम होता है कि मीडिया में से एक्सट्रैक्ट करना जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जिसने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, तो उसका मतलब उसके ऊपर ज़्यादा आयनोफोर्स प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू इस केस के ऊपर एक ही आयनोफोर है। तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये कुछ आयनोफोर्स हैं जिनके नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद करने हैं। वेलेनोमाइसिन, पोटाशियम। कैसे याद करना है, ट्रिक देख लो। वेलेनोमाइसिन, पोटाशियम। पोटाशियम को कैसे करते हैं? के से, किंग। किंग जो है ही इज़ वेरी वेलोरियस, वेरी वेलेंट एंड स्टफ। नेक्स्ट इज़ हेमीडेस्मोजोम, सॉरी हेमीसोडियम। सोडियम में तो नाम ही आ रहा है सोडियम, जो कि सोडियम Na आप याद कर लोगे उसको देख के, मैच द फॉलोइंग में अगर आ गया तो। नेक्स्ट इज़ ग्रामीसिडीन। ग्रामी अवार्ड सुना है? ग्रामी अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता, बहुत तो प्योर अच्छे और साफ़ लोगों को ही मिलता है, तो वो वाटर है। तो आप यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मूव करते हैं, एक पॉकेट बन जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ऐसे आयनोफोर्स से मूव कर जाते हैं आसानी से। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको कहा था इट्स अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी कंज्यूमिंग यानी कि एक पहाड़ है जिसके ऊपर अब आपको चढ़ना है ऊपर, तो अब आपके पसीने निकलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे डोली पोली करके नीचे नहीं आना था जैसे हमने पहले आए थे हम सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ नॉट पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो द फर्स्ट वन इज़ पी टाइप पम्प, फिर पी, वी, एफ और ABC ये सारे पढ़ेंगे। बट फर्स्ट पी टाइप पम्प। तो पी टाइप पम्प में क्या सीन है कि सबसे पहले इसका एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पम्प। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है ये इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड सेल है। इनसाइड सेल हमें ऑलरेडी नो कि अंदर की तरफ पोटाशियम ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ नमकीन माहौल होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर होता है। तो जो हमारा सोडियम पोटाशियम पंप है इसके अंदर यहाँ पे 3 स्पेसेस होती है, यहाँ पे 3 स्पेसेस होती है जहाँ पर आकर के सोडियम बाइंड करता है। जैसे ही ये बाइंड करता है बेसिकली इस कैरियर के अंदर एस्पार्टेट अमीनो एसिड होता है। वहाँ से क्या होता है, एस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कब होगा? जब यहाँ पे ATP ब्रेक डाउन करेगा तब। तो जब ATP यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा, ATP यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा, एस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा और जो यहाँ पे सोडियम थे वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम आकर के इसके ऊपर बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो बाइंड करेंगे तो एस्पार्टेट से जो फॉस्फेट था वो ऐड हुआ था, अब वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होगा कुछ तो चेंज होगा, और वो कुछ नहीं बस उसका कॉन्फर्मेशनल चेंज है। वो कॉन्फर्मेशनल चेंज होकर वो इधर आएगा वापस ऑपोजिट साइड में, और यहाँ पर ये अपनी पोटाशियम 2 पोटाशियम को छोड़ देगा अंदर की तरफ सेल के। इसीलिए सेल के अंदर हमेशा देखने को मिलता है कि एस्पार्टेट के फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते रहते हैं, और सोडियम और पोटाशियम का मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा मेंटेन रहता है सेल के अंदर। बेसिकली एक डिजिटालिस नाम की एक ड्रग है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। डिजिटालिस, क्वाबेन और फाइलोटॉक्सिन। तो ये जो तीनों ड्रग्स हैं दीज आर यूज्ड बाय हार्ट पेशेंट्स जिनको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनका हार्ट प्रॉपर्ली नहीं धड़क रहा है, तो चाहिए हमें क्या कि उनका प्रॉपर्ली हार्ट धड़के। तो बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसमें जो सेल्स हैं उसके हार्ट के सेल्स के अंदर कैल्शियम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए तो कि ब्लड पंप हो सके। लेकिन जब कैल्शियम की क्वांटिटी एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा और दिल बहुत ज़्यादा धड़केगा, और कैल्शियम की क्वांटिटी अगर कम हो गई तो हार्ट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे धड़केगा, मतलब जो उसकी हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो वही सीन है कि जो
कैल्शियम है, कैल्शियम की क्वांटिटी सेल के अंदर होना ज़रूरी है जिन लोगों का हार्ट प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहा है उनको, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक सेल है, सेल के इधर एक तरफ यहाँ पे क्या है, सोडियम कैल्शियम पंप है, 3 सोडियम यहाँ पर अंदर आते हैं और वहीं यहाँ से 2 कैल्शियम बाहर चले जाते हैं, ठीक है। 2 कैल्शियम बाहर चले जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि बाहर की तरफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नमकीन माहौल है, कैल्शियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, इनफैक्ट प्रोटॉन ज़्यादा है, क्लोराइड ज़्यादा है, कुछ भी ले लो तो बाहर सब कुछ ज़्यादा ही होता है, सब कुछ ज़्यादा ही होता है बाहर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके सेल्स के अंदर हमें कैल्शियम की कमी नहीं करनी है, वरना वो धड़केगा ही नहीं। तो क्या करना है हमें, बेसिकली सेल के अंदर हमें कैल्शियम की क्वांटिटी रखनी है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एक पंप होता है जिसे हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ 3 सोडियम लेके जाता है, 3 सोडियम, और अंदर की तरफ लेके जाता है 2 पोटाशियम। तो हमें क्या करना है, डिजिटालिस की नाम की एक ड्रग लेनी है। इस मेडिसिन को लेते ही हमारा जो ये वाला पंप है ये काम नहीं करेगा, अंदर की तरफ सोडियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही अंदर की तरफ सोडियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो अंदर की तरफ जैसे ही सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि जैसे जैसे सोडियम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये वाला पंप अब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम था 3 सोडियम अंदर लेके आने का और 2 कैल्शियम बाहर ले जाने का। तो अंदर तो लेके नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सोडियम अंदर ज़्यादा है, अब कैल्शियम भी बाहर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जब वर्क ही नहीं करेगा तो कैल्शियम कैसे बाहर लेकर के जाएगा। तो जब कैल्शियम भी बाहर नहीं लेके जा रहा है तो बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। इट्स लाइक ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग द सोडियम कैल्शियम पंप एंड देयर बाय लीडिंग टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल इज कैल्शियम पंप, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। कैल्शियम की क्वांटिटी भी बाहर ज़्यादा होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन इसका क्या काम होगा कि नहीं भाई नहीं, मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मैं कैल्शियम को बाहर लेकर के जाऊँगा, तो ये सेल के बाहर लेकर के जाएगा। एक और एग्जांपल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेलीज का थोड़ा सा आइडिया है। तो यहाँ पे हमारे को आप देख लो मसल सेल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके ऊपर एक पंप होता है जिसका नाम होता है सार्का। सार्का का क्या काम होता है कि यहाँ पे अंदर ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड सेल के बाहर कैल्शियम ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर तो सेल कैल्शियम कम है ना, ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा है। तो सिचुएशन क्या हो रही है कि बेसिकली हमारे पास में एक बहुत सुंदर सा सेल है, सेल के अंदर बहुत बड़ा एक हमारे पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे एक सार्का है। तो बेसिकली क्या करेगा कि और कैल्शियम को अंदर लेके आएगा, और कैल्शियम को अंदर लेके आएगा। तो इसका काम क्या है, अगेन एक एंटीपोड का काम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये सारे के सारे फॉस्फोराइलेशन पे बेस्ड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने पी टाइप पंप के ही दिए हैं। नेक्स्ट इज़ वी टाइप पंप। वी टाइप पंप का क्या काम होता है, ये लाइसोसोम के अंदर होता है, बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखता है। सेल के अंदर की तरफ ये और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटॉन लेके आता रहता है। सेल जैसे ये समझ लो, नहीं रुको, ये तब समझ लो तुम सेल है, सेल के अंदर जैसे लाइसोसोम ये वाला पोर्शन है, ये सेल है, पूरा का पूरा सेल है, और ये यहाँ पे लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा, ऑलरेडी हाई है लेकिन और बढ़ाएगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट रखेगा, और सेल के अंदर ऑलरेडी प्रोटॉन की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम जो करेगा ये एटीपी की मदद से करेगा, यहाँ पे एटीपी ब्रेक होगा तब जाके ये अंदर की तरफ एंटर करेगा। उसके बाद में है नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ टाइप पंप। एफ टाइप जो पंप होता है इसे हम एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। इलेक्ट्रॉन चेन के टाइम पे मेरी सांस फूल गई। इलेक्ट्रॉन चेन के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि एटीपी सिंथेसिस एनर्जी यूज़ अप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम। तो ये जो एफ टाइप एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, इनमें होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेड, बेसिकली ये बाइंड करते हैं एटीपी से। तो आप इसको समझ लो, ये वाला डायग्राम एक बार के लिए एटीपी बाइंडिंग कैसेड का मैं डायग्राम यहाँ पर समझा रही हूँ। बेसिकली इसके अंदर 2 रीजन्स होते हैं जिन्हें हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रीजन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रीजन्स इसलिए कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर एटीपी आके बाइंड करने वाला है। तो यहाँ पे एक एटीपी यहाँ, एक एपी यहाँ। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये एबीसी ट्रांसपोर्टर एग्जाम्पल बना रही हूँ अभी, ठीक है। तो उसमें 2 एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। दूसरी चीज़ इसका एग्जाम्पल है, exactly this is what it's mentioned over here. It uses ATP, it has 2 sides, and the example is CFTR channel. CFTR channel का क्या काम होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है, सेल के अंदर ऑलरेडी क्लोराइड की क्वांटिटी कम और बाहर की तरफ ज़्यादा होती है क्लोराइड की क्वांटिटी। ये क्या करता है, अंदर से क्वांटिटी जो क्लोराइड है उसको बाहर लेके जा रहा होता है। अगेन इसका काम एंटीपोड का, तो काम उल्टे ही करेगा हमेशा, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन लेके जाएगा। लेकिन दिस इज गुड, इट्स द नेचुरल प्रोसेस। अगर ये नहीं हुआ तो लोगों को CFTR डिजीज़ हो जाती है, जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा थिक होने लगता है, और उस कंडीशन के अंदर जब म्यूटेट हो गया ये चैनल, तो उस कंडीशन में लोगों को CFTR होने लग जाती है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर क्लोराइड बाहर नहीं जा पाता है, सेल के अंदर ही क्लोराइड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। तो दैट इज़ द केस।
नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे जो आयंस हैं वो इस तरह से मूव करेंगे कि जैसे आप समझ लो एक अमीर दोस्त है और एक गरीब दोस्त है। तो अमीर दोस्त क्या करता है, गरीब दोस्त को भी अपने साथ में पार्टी में लेता है कि चल मेरे साथ में, मेरे पास तो है टिकट, तेरी भी मैं खरीद दूंगा, क्या दिक्कत है, तेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है। जबकि जो हम पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर दोस्त को खुद को ही खुद कमाना है, खुद खर्च करना है वाला केस हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप अपनी फ्रेंडशिप ऐसे थोड़े से रिच दोस्तों से कर लेता है वो, और फिर वो उसके साथ में मूव कर जाता है। तो स्टोरी का कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि जो सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट के अंदर क्या सीन हो रहा है कि बेसिकली लेट मी क्विकली टेल यू कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट्स हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट के अंदर सेम डायरेक्शन में चीज़ें मूव करती है, 2 मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ लो दोनों ही लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, एक चीज़ बाहर जाएगी तो एक चीज़ अंदर आएगी, ये अंदर आ रही है तो वो बाहर जा रही है, लेकिन दोनों ही कैसे मूव कर रही है। दीज आर बोथ दी एग्जाम्पल्स की एंटीपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन ही जा रही है। यूनिपोर्ट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जा रहे थे और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इसको समझने से पहले बेसिक एक डायग्राम से आई बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या सीन चल रहा है। ओके तो फॉर सम टाइम्स जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिम्पोर्ट वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा है, इट्स जस्ट अ सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप ये समझ लो, यहाँ पे सोडियम वोडियम कुछ नहीं लिखा है, जस्ट इमेजिन इट्स जस्ट लाइक सिंपल। तो अंदर से बाहर की तरफ हम लेकर के जा रहे हैं प्रोटॉन को। अब बाहर प्रोटॉन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या हो रहा है, हम अगेंस्ट वाला काम कर रहे हैं, एंटीपोर्ट कर रहे हैं। एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन जब बाहर से हम प्रोटॉन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या वो काम आसान हो जाएगा? हाँ, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो आसान होता है, उसमें तो कोई एटीपी नहीं चाहिए होती है, तो हाँ नहीं होगी चाहिए। लेकिन जब ये आसानी से ही प्रोटॉन अंदर आएगा तो उस मोमेंट पे एनर्जी रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी की मदद से जो बाहर की तरफ एक सॉल्यूट है, जो बहुत सारी लो क्वांटिटी के अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, लो क्वांटिटी में, वो सॉल्यूट चुपके से उस एनर्जी को यूज़ करके अंदर आ जाएगा। सेम हैपन्स इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एज वेल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली जब हमने कुछ भी खाना खाया और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ी तो उसका एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। और उस ज़रूरी होने की वजह से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ये वाला एरिया ल्यूमिन है, ल्यूमिन में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाला एरिया जिसे हम कहते हैं सेल, और ये वाला एरिया क्या है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ग्लूकोज अंदर एंट्री लेना चाहता है, कैसे लेगा एंट्री, उसको किसी की मदद चाहिए। एक अमीर दोस्त कौन है वो, सोडियम। तो सोडियम यहाँ से अंदर आएगा, क्योंकि बाहर की तरफ मैंने बताया था हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम की, सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज भी फटाक से अंदर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फटाक से मूव कर जाएगा। उसके बाद में ये जो ग्लूकोज है, so this glucose will move inside via the GLUT transporter, and GLUT is nothing but it is a facilitated diffusion का transporter है। GLUT is also a carrier and it's the auto driver who will change its conformational changes and let the glucose inside the blood vessels, जहाँ पर quantity of the glucose is higher, and over here there is another sodium potassium pump through which the sodium will go out, so 3 sodium will go out and 2 potassium will come in. Again the class is now finally done guys, तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। बेसिकली द समरी ऑफ एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट सिस्टम इज़ कि यूनिपोर्ट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ग्लूट इज़ द एग्जाम्पल। सिम्पोर्ट के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे सेम डायरेक्शन में, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज़ द एग्जाम्पल। एंटीपोर्ट के अंदर सोडियम प्रोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट इज़ क्विक ट्रिक्स टू रिमेंबर। पैसिव इज़ लाइक पिकनिक, सारा काम आसानी से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगेगा। चैनल इज़ लाइक tunnel. Carrier is like the auto driver. 3 out and 2 in. It's a sodium potassium pump. It's a P-type pump in active primary transport. Then is MPA. This is again aquaporin का मोटिव था ये, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है हमें। नेक्स्ट इज़ CPR. So CPR से ROS, pH, कैल्शियम एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एक्वापोरेंस। फिर ये सेंट्रीफिकेशन के लिए आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस वगैरह पहले आएंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट वगैरह पे बाद में आएंगे, माइक्रोजोम्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें। एंड फाइनली इज़ द आइनोफोर्स, जैसे कि वेलेनोमाइसिन, हेमीसोडियम एंड ग्रामिसिडीन। वेलेनोमाइसिन द किंग, हेमीसोडियम सोडियम में ही पता चल रहा है, ग्रामी अवार्ड। नेक्स्ट आर द फ्यू लिटिल क्वेश्चंस जिसमें से आई विल बी टेलिंग यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। जैसे कि RBC ब्लड ग्रुप, हमें पता है कि H एंटीजन बनाता है। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो गैलनैक होगा H एंटीजन के साथ में, और B होगा तो गैलेक्टोज भी होगा, और AB होगा तो दोनों ही होंगे H एंटीजन के साथ में। नेक्स्ट इज़ चैनल की शेप चेंज नहीं होती है और कैरियर की शेप चेंज होती है, क्योंकि इट्स कन्फर्मेशनल चेंजेस कीप्स चेंजिंग। CFTR जो है वो क्लोराइड
ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, म्यूटेशन हो जाता है, क्लोराइड सेल के अंदर रह जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर ATP डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है और इसके अंदर रिच दोस्त का साथ लेके जो पुअर दोस्त है वो ATP का यूज़ लेकर के एंट्री ले लेता है। एक्वापोरेंस का NPA चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।